रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं, आइसोमेरिज्म। उससे पहले जैसा कि आपने सुना कि रहीम जी का ऐसा कहना था कि जिस तरह से हमारे जीवन में पानी का बहुत इम्पोर्टेंस है, जैसे लड़का देखने गए शरीर में पानी है, चल फिर पा रहा है बढ़िया, से कहते लड़का बढ़िया है। लड़का देखने गए लेकिन बुढ़वा के तरह जो है सो शरीर में पानी नहीं है तो उसको हम निगलिजिबल कर देते हैं। तो रहीम जी का ऐसा कहना है कि जीवन में पानी होना चाहिए। कैसा पानी? वो वाला नहीं, सम्मान की पानी होना चाहिए, विनम्रता की, पोलाइटनेस वाला पानी होना चाहिए, रिजिडनेस को त्याग देना है। कहा कि आटा में पानी जब तक है, जब तक आटा मुलायम है तभी तक उसका रोटी बनता है, तभी तक किसी का काम आ सकता है। जब आटा सूख जाए तो वह किसी का काम नहीं आ सकता, उसके अंदर रफनेस आ जाएगा, खुरदरा आ जाएगा। जिस तरह से चूना है उसका यूज हम तभी कर सकते हैं खैनी में चाहे घर पोतने में, जब तक उसके अंदर पानी है। पानी अगर चूना का सूख गया तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो उसी तरह से मनुष्य के अंदर जब तक पोलाइटनेस है, विनम्रता है, तब तक वो किसी के काम आता है, लेकिन जब रिजिडनेस आ जाएगा तो किसी का काम नहीं आएगा। तो कहने का भाव ये था हमारा कि जीवन में आप भी अपने रिजिडनेस को त्यागिए, रिजिड को त्यागिए। किसी दोस्त को एक बार सही समझाइए कि भाई ये ऐसा है, ऐसा है। फिर भी मान लो वो नहीं समझ रहा है तो आप किसी को सुधारने का ठेका नहीं लिए। खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं। एक बार समझाइए, दोस्त हैं तो 2 बार समझाइए, लेकिन अब ज़्यादा समझाएंगे तो वहाँ पर रिजिडनेस आ जाएगा, झगड़ापन आ जाएगा। इसलिए अगर झगड़ापन से दूर रहना है, रिजिडनेस से, कठोरता से दूर रहना है तो 1 से 2 बार समझाना है। समझे तो भी अच्छा, नहीं समझे तो भी। ज़्यादा समझाने से आपका टाइम बर्बाद होगा, और वो ज़्यादा समझाने से फिर चैलेंज की बात आ जाती है बाद में। आप स्टूडेंट हो, कभी भी अपने जीवन में जुआ जैसा चीज़ से, ठीक है, सट्टेबाजी जैसा चीज़ से हमेशा दूर रहना, ठीक है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी के लिए एकदम नया टॉपिक हम लेकर आए हैं, आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर का टोटल 10 लेक्चर था जो हम आपको बता दिए, समझा दिए हैं। अब उसके आगे जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है वो कुछ दिन के बाद बनेगा, लगभग 1 महीना के बाद बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आइसोमेरिज्म हमारे पास है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकेंड टॉपिक होता है डेट इज़ द आइसोमेरिज्म। पहला क्या था? नोमेनक्लेचर। दूसरा क्या हमारा? आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म होता क्या है? यह एक घटना है। यह एक घटना है जिसमें क्या 2 कंपाउंड्स का हमारा 2 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डिफरेंट इसका क्या होगा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यही हमारा, ठीक है, आइसोमेरिज्म है। कंपाउंड को ऐसे आइसोमर्स कहते हैं, जिसके द्वारा ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहते हुए भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समान, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं आइसोमर्स। कंपाउंड को क्या कहेंगे? आइसोमर्स। और जिस घटना से ऐसा हो रहा है उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो हमारा आइसोमेरिज्म है ये क्लास 11th का टॉपिक है, और कुछ पार्ट्स आपको क्लास 12 में भी पढ़ना है। तो क्लास 11th का पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाए कि टोटल हमारा आइसोमेरिज्म को हम 2 तरह से बांटते हैं। एक हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या बोले हम? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंस होगा इन स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। और स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि यहां भी डिफरेंस होगा लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा। कहां डिफरेंस होगा? स्पेशियल अरेंजमेंट्स। एटम का स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा। यहां पूरा एटम का पोजीशन में ही, स्ट्रक्चर में ही चेंज होगा। यहां एटम स्थान बदलेगा, यहां स्थान नहीं बदलेगा। बस स्पेशियल जो हमारा 3D स्ट्रक्चर है उसके आधार पे इसका क्या होगा, एटम का अरेंजमेंट्स अलग होगा। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म। क्या हमारा? चेन, कार्बन के रिस्पेक्ट में चेन हमारा कैसा है, शॉर्ट चेन है, लंबा चेन है, उसके विषय में हमको देखना है कि चेन में कैसे डिफरेंस हो रहा है। मतलब स्ट्रक्चर का डिफरेंस चेन के रिस्पेक्ट में कैसे हो रहा है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस पोजीशन के रिस्पेक्ट में कैसे हो रहा है, और स्ट्रक्चर में डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप के वजह से कैसे हो रहा है, और स्ट्रक्चर में डिफरेंस मेटामेरिज्म के वजह से कैसे हो रहा है, और स्ट्रक्चर में डिफरेंस टोटोमेरिज्म अर्थात हाइड्रोजन की वजह से कैसे हो रहा है। इन सारे बात को हम लोग देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ेंगे सिस और ट्रांस, फेस और मर, ऐसा चीज़ पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम लोग कैरल्टी पढ़ेंगे, कितना ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, इसके विषय में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा टोटल सेक्शन है। सबसे पहले आज के क्लास में हम 3 ठो आइसोमेरिज्म समझ लेंगे, चेन, पोजीशन और फंक्शनल, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन दोनों के बारे में समझेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में समझेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि चेन हमको बनाना है, तो जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन एक अल्केन है, और अल्केन का जनरल फॉर्मूला तो पता है, CnH2n+2। उसके आधार पे इसकी फॉर्मूला क्या होगा, C4H10। इसको हम 2 तरह से दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। एक हमारा है 4 कार्बन का चेन, और दूसरा हमारा इस तरह से है 3 कार्बन का चेन और एक ब्रांच। इनको आप सेटिस्फाइड कर लोगे, सेटिस्फाइड करना आप नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में सीखे होंगे, और अगर नहीं सीखे हैं तो आप वहाँ जाइए, हमारा जितना लेक्चर है सबको देखिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन देखिए, देख कर ज्ञान लीजिए और फिर तब इसको देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम इस तरह से बना सकते हैं। एक हमारा कि जो हमारा मेन कार्बन की चेन है उसमें 4 कार्बन है, और दूसरा कि जो मेन कार्बन की चेन है उसमें 3 ही कार्बन है। तो चेन में कार्बन की संख्या में डिफरेंस हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसका नाम पड़ेगा नॉर्मल ब्यूटेन, इसको हम 2-मिथाइल ब्यूटेन कह सकते हैं, या इसका और एक नाम हो सकता है डेट इज द आइसोब्यूटेन। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क है चेन का, इसलिए एक दूसरे का हमारा क्या है, एक दूसरे का एक कंपाउंड हमारा क्या है, चेन आइसोमर्स। कंपाउंड को कहेंगे चेन आइसोमर्स, और जिस घटना से ऐसा हो रहा है उस घटना को क्या कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। अब सेकेंड एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि हमारे पास पेंटेन है, और पेंटेन की फॉर्मूला C5H12। तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे? पहला अरेंजमेंट हमारा ये हो सकता है, 5 कार्बन को हम स्टेट चेन में ले लें। दूसरा हमारा अरेंजमेंट्स है कि 4 कार्बन को चेन ले और 1 को ब्रांच ले, और तीसरा अरेंजमेंट्स हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है कि 3 कार्बन मेन चेन में ले लो और 2 ठो हम ब्रांच में, 2 कार्बन क्या लेते हैं, ब्रांच में। जरा समझिए, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पर 5 कार्बन की चेन है। इसका सेटिस्फाइड करने के बाद जब नाम लिखोगे तो क्या आएगा, नॉर्मल
पेंटेन, इसका क्या है, सेकेंड से ब्रांच है या ये ग्रुप दिख रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोपेंटेन। और ये हमारा है नियोपेंटेन। तो पेंटेन को हम 3 तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ गए सभी बच्चे? तो डिफरेंस क्या है कि इसमें 5 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, चेन में डिफरेंस हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डिफर इन कार्बन चेन। कार्बन चेन में डिफरेंस होता है, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कार्बन चेन में डिफरेंस होता है और विभिन्न तरह से हम अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है हमारा कि चेन आइसोमर्स बनने के लिए ये जो अल्केन है इसका कम से कम कितना हमको कार्बन चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 1 कार्बन से। तो क्या इसका कोई आइसोमर्स बनेगा? कोई आइसोमर्स नहीं बनेगा। स्टार्ट करते हैं 2 कार्बन से, तो एक हमारा CH3, दूसरा हमारा CH3, इसका भी कोई हमारा आइसोमर्स नहीं बनेगा। बात हम करते हैं 3 कार्बन का, इसका भी कोई आइसोमर्स नहीं बनेगा। तो कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए आइसोमर्स बनने के लिए। अल्केन के सीरीज में कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए? 4 कार्बन होना चाहिए ताकि आइसोमर्स बन सके। बात समझ गए? अब नेक्स्ट प्रकार का हमारा आइसोमर्स है, डेट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में डिफरेंस होगा, हमारा अल्किल ग्रुप का डिफरेंस हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का डिफरेंस हो या कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस हो, ये तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस इन अल्किल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या मेन फंक्शनल ग्रुप। इनके पोजीशन में डिफरेंस होगा। डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और मेन फंक्शनल ग्रुप, इनके पोजीशन में अगर डिफरेंस होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहेंगे? पोजीशंस आइसोमर्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारे पास मान लो कि ये हमारा 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, यहाँ पर हमने CH3 लगाया और हमारा ये 5 कार्बन है और हमने यहाँ CH3 लगाया, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? 2 मिथाइल, 5 के लिए पेंटेन, और इसका नाम क्या लिखोगे? 3 मिथाइल पेंटेन। तो जरा समझिए, इन जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है इनका पोजीशन में डिफरेंस है, जबकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आएगा। क्या आएगा भाई? तो चलो बना के देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया, 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन। अल्केन है तो यहाँ भी देखो वही आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है? एल्किल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड को कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स और घटना को, प्रोसेस को कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास ये 5 कार्बन है, यहाँ पर हमने क्लोरीन लगा दिया, चाहे हमारे पास यहाँ 3 कार्बन पे ये क्लोरीन हमने लगा दिया, तो इसको क्या कहेंगे? 1 क्लोरो प्रोपेन। और यहाँ पर क्या किए? 3 कार्बन लिए और यहाँ पर क्लोरीन लगाए, क्या कहेंगे? 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसका पोजीशन चेंज हो रहा है,
इसलिए इसको क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। और भी एग्जाम्पल देखा जा सकता है। तीसरा हमारे पास है जैसे 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। क्या डिफरेंस है बताओ? 4 कार्बन आपने लिया और यहां पे डबल बॉन्ड दिया, और आपने 4 कार्बन लिया, यहां पे डबल बॉन्ड दिया, तो दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मिला लो एक बार, CH3 CH2 CH CH2। टोटल हमारा हो जाएगा 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। मिला लो, दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन में। यहाँ पर 1 पर इन है और यहाँ पे क्या है, 2 पे इन है। तो ये हमारा एक दूसरे का क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। चौथा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है 2 प्रोपेनॉल एंड 1 प्रोपेनॉल। मतलब 3 कार्बन की सीरीज में दूसरा पे OH ले लो और 3 कार्बन में हम पहला पे OH ले लेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, 2 प्रोपेनॉल। इसको क्या कहेंगे, 1 प्रोपेनॉल। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा OH के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन का डिफरेंस है तो एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। जैसे और भी आप फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कीटोन हमने ले लिया, 5 कार्बन में कीटोन ले लिया, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, पेंटेन 2 ओन। बट 5 कार्बन में ऐसा अगर हम कीटोन बना लिए इस पर, तो क्या कहेंगे, पेंटेन 3 ओन। तो डिफरेंस क्या है, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि अगर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन हो या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन हो, उसमें अगर डिफरेंस मिल रहा है, पोजीशन का डिफरेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है तीसरी तरह की आइसोमर्स, जिसका नाम है फंक्शनल, क्या नाम है, आइसोमर्स या मेरिज्म। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसा आइसोमेरिज्म जहां पर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप में। तो चलिए थोड़ा सा ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले ले। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं अल्कोहल का और ईथर का। अल्कोहल ईथर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स होता है। इनका हम एक जनरल फॉर्मूला समझ सकते हैं, CnH2n+2 और एक ऑक्सीजन रहेगा। एग्जाम्पल सिंपल ले लो, C2H6O। अगर अल्कोहल में इसको सजाना है तो क्या होगा, CH3CH2OH। बात समझे? और ईथर में अगर सजाना है तब क्या होगा, CH3OCH3। इसका नाम होगा 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में इथेनॉल, और इसका नाम होगा डाइमिथाइल ईथर। यहां पर फंक्शनल ग्रुप OH है और यहां पर फंक्शनल ग्रुप O है, और O के दोनों तरफ क्या है, कार्बन है, मीन्स ये ईथर है। तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। ये पोलैरिटी ज़्यादा दिखाता है, इसके वजह से इसकी पोलैरिटी बहुत कम होती है। इसका नॉन पोलर नेचर ज़्यादा होता है। ये पानी में ज़्यादा घुलनशील है, कम घुलनशील है, नहीं के बराबर है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा अंतर है, और फंक्शनल ग्रुप में भी अंतर है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ पर क्या हमारा O है। तो आपने अल्कोहल और ईथर को देखा कि हमारा फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ पर क्या हमारा O है। तो फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंजिंग है, लेकिन इसका भी
फॉर्मूला हमारा C2H6O है, मिला लो C2H6O है, और इसका भी फॉर्मूला क्या हमारा C2H6O है। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा अल्कोहल ईथर एक दूसरे का आइसोमर्स है। कौन सा आइसोमर्स है भाई? कहेगा कुछ वन ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन कौन सा आइसोमर्स है? क्या दिख रहा है? फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस, तो कहेंगे फंक्शनल आइसोमर्स है हमारा। क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है। अब सेकंड हमारे पास है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, क्या हमारा ईस्टर। तो ईस्टर का दोनों का कॉमन फॉर्मूला क्या ले सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CN H2N और O2, CN H2N और O2। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड एक ले लो, आप कोई भी ले लो, जैसे सबसे सिंपल एसिटिक एसिड CH3 COOH। तो यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन हमारा 4 है, 4 दिख रहा है, और ऑक्सीजन हमारा 2 है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इसको ओपन किए थे हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम ईस्टर को भी बना सकते हैं। HCOOCH3 COOCH3 ईस्टर की पहचान होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल मिथनोएट, मिथाइल मिथनोएट लिख देते हैं। आपकी कष्ट हमको देखा नहीं जा रहा है। और इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है तो नाम कहोगे इथनोइक एसिड्स। कहोगे गुरु जी कुछ देर पहले कुछ और नाम बोल रहे थे, एसिटिक एसिड। जी, इसका कॉमन नेम क्या हमारा? एसिटिक एसिड्स, और यूपीए का नाम क्या हमारा? इथनोइक एसिड्स। तो दोनों देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस है। और डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में है? कि भाई यहाँ पर COOH है और यहाँ पर COOR है। तो इसको कहते हैं एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कहते हैं क्या कहते हैं? ईस्टर। क्या कहते हैं? ईस्टर। तो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और भी एग्जाम्पल समझना होगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए कि हमारे पास अल्डिहाइड, कीटोन, अनसेचुरेटेड अल्कोहल, अनसेचुरेटेड ईथर। आपने एग्जाम्पल 1 में पढ़ा कि अल्कोहल और ईथर क्या है? आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स है। तो यहाँ भी है, बस अनसेचुरेटेड है, यहाँ भी अनसेचुरेटेड। मतलब अनसेचुरेशन का मतलब जब कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड। आपने पढ़ा कि जो अल्केन है वो सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जो अल्किन अल्काइन है वो हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बात समझ गए? तो जब ये डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो अनसेचुरेटेड कहते हैं। कोई बात नहीं, पहले अल्डिहाइड का देखो, CH3 COOH। अब कीटोन अगर समझना है तो 2 कार्बन का कीटोन तो होता नहीं, तो कम से कम 3 कार्बन आपको लेना है भाई अल्डिहाइड से। तो CH3 CH2 COOH ये अल्डिहाइड हो गया, 3 कार्बन का अल्डिहाइड हो गया। 3 कार्बन का कीटोन ले लो, CH3 COO CH3। अब 3 कार्बन का अल्कोहल ले लो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो CH3 CH2 यहाँ कर लीजिए, CH CH2OH। ये हमारा अल्कोहल है, अनसेचुरेटेड भी है। और क्या हमारा? ईथर। तो CH2 डबल बॉन्ड CHO CH
3, ये हमारा ईथर है। इन सब में एक चीज देखो, क्या कार्बन की संख्या 3 है, मिला, कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है, दिख रहा है। कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन क्या है 6 है और ऑक्सीजन हमारा क्या है 1 है। थोड़ा देर पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, CnH2nO2, याद कीजिए। इसी फॉर्मूला में बस यहाँ पर क्या करना, अल्डिहाइड कीटोन में एक ही तो ऑक्सीजन है तो एक तो ऑक्सीजन ले लो, तो ये फॉर्मूला हो गया CnH2n और O। तो अगर n का वैल्यू 3 है तो हाइड्रोजन का वैल्यू क्या हो, 3 दूना 6 और ऑक्सीजन 1 ठो। सब में मिला लो, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है हमारा, 1 ऑक्सीजन है, मिला लो। अब ये सब एक दूसरे का क्या है, कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, कंपाउंड 3 और कंपाउंड 4, ये चारों कंपाउंड हमारा एक दूसरे का आइसोमर्स है। और डिफरेंस कहाँ है, फंक्शनल ग्रुप में। यहाँ पर हमारा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे हमारा अल्कोहल है, साथ ही साथ क्या है, इन है, मतलब अनसेचुरेटेड अल्कोहल है। ये हमारा क्या है, इसको ईथर कहते हैं, ये भी अनसेचुरेटेड है। तो सभी का फंक्शनल ग्रुप में क्या है, डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। तो चारों हमारा एक दूसरे का क्या है, आइसोमर्स है। बातें स्पष्ट हो रहा है, दिक्कत है कहीं पर। अब हम बात करते हैं चौथा एग्जाम्पल एमाइंस का। आपको बता दें हम कि एमाइंस हमारा 3 तरह का होता है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन। ये तीनों एमाइन एक दूसरे का आइसोमर्स है। तो भाई टर्सरी एमाइन अगर पढ़ना है तो कम से कम एक नाइट्रोजन से 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का लो कम से कम, तो क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CH2 और NH2, ये प्राइमरी एमाइन है। दूसरा CH3, CH2, NH और ये हमारा CH3, ये सेकेंडरी एमाइन है। CH3N, CH3 और ये हमारा CH3, ये कंपाउंड 1, ये कंपाउंड सेकेंड और ये कंपाउंड थर्ड। तो ध्यान दीजिए हमारा क्या हो रहा है बताइए, कि सभी में देखिए कार्बन 3 ही है, 1 2 3। हाइड्रोजन हमारा 7 ही है, 7 2 9 है। उसके बाद नाइट्रोजन 1 है। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम 3 तरह की एमाइंस बनाए। ना एटम की संख्या में प्रॉब्लम है, ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, बस फर्क इतना है कि इसका बेसिक नेचर अलग है, इसका बेसिक नेचर अलग है। बात समझे क्या बोले हम? तो ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस क्या है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। यहाँ हमारा NH2 है, यहाँ हमारा N है, यहाँ हमारा N है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होता है, इसलिए इसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके आगे और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ये काम चलाओ डस्टर है, डेली सोचते हैं कि डस्टर बनाएंगे, लेकिन याद ही नहीं रहता है। चलिए ध्यान दीजिए, 4 एग्जाम्पल हो चुका था, ये 5वां एग्जाम्पल होगा, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स, ये भी एक दूसरे का आइसोमर्स ही होता है। जैसे एक हम आइसोमर्स बनाए CH3CN, इसको मिथाइल साइनाइड कहते हैं, मिथाइल साइनाइड। अब जैसे CH3NC हमने बनाया, इसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है,
H3 मिला और N, इसी फॉर्मूला से दोनों कंपाउंड बने हैं, इसलिए दोनों कंपाउंड एक दूसरे का क्या है हमारा आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स? फंक्शनल ग्रुप में अंतर है ना, यहाँ CN है और यहाँ पे NC है, तो इसको कहेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। बात समझे? और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CN, CH3 CH2 NC, ये भी एक दूसरे का क्या है हमारा फंक्शनल आइसोमर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे? एक क्वेश्चन आपसे कि 1984 ईस्वी में भोपाल में बहुत बड़ा गैस का लीकेज हो गया था, जिसको भोपाल डाइजेस्टर कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि वहाँ पे कौन सा गैस लीक किया था, जिसके वजह से लगभग 3800 से 4000 आदमी एक सप्ताह के अंदर मर गए थे और एक महीना के अंदर लाखों आदमी मरे थे वहाँ पर। बात समझे? और रातों रात जो वहाँ पे जो गैस का लीकेज हुआ था, वो लगभग उस समय एक रिकॉर्ड था सरकार का, जिसमें था कि 400 क्विंटल आपका गैस लीकेज हुआ था, जिसके वजह से हमारा क्या हुआ था, हजारों आदमी वहाँ पे मर गए थे। और इसका प्रभाव आज भी है कि बच्चे का मौत, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। तो उस गैस की वजह से पेस्टिसाइड जैसा केमिकल्स बनाया जाता था और लीकेज करने से रातों रात लोग भाग नहीं पाए, आसपास के गांव के जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा मर गए थे। बस आपको बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा गैस लीक हुआ था। ऑप्शन बोर्ड पे है, आंसर आपका बोर्ड पे है। चलिए, तो ये समझ गए आप लोग, ये 3 तरह का आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हुआ। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो हमारा मेटामेरिज्म है और जो टोटोमेरिज्म, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।